शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने जो मॉडल कराया था उसके बाद आज हम करा रहे हैं स्टेक्स। किसका करा रहे हैं? कल हमने कराया था राल्फ टायलर का, है ना, मॉडल। तो आज हम करा रहे हैं, किसका मॉडल करा रहे हैं? स्टेक का रेस्पॉन्सिव मॉडल, है ना। ये हमारे कौन से मॉडल चल रहे हैं? इवोल्यूशन मॉडल चल रहे हैं। तो आज हम करा रहे हैं स्टेक्स का मॉडल ऑफ करिकुलम इवोल्यूशन रेस्पॉन्सिव मॉडल। कौन सा करा रहे हैं? रेस्पॉन्सिव मॉडल। अब बताइए कि रेस्पॉन्सिव मॉडल का क्या मतलब है? रेस्पॉन्सिव मॉडल का अर्थ क्या है? रेस्पॉन्सिव मॉडल से, जैसे रेस्पॉन्सिव से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। रेस्पॉन्सिव से मतलब रेस्पॉन्स, किसका रेस्पॉन्स? हम इवोल्यूशन कर रहे हैं करिकुलम का। उस करिकुलम का जो इवोल्यूशन कर रहे हैं उसमें हमें रेस्पॉन्स चाहिए। तो रेस्पॉन्स किसका चाहिए? और करिकुलम का संदर्भ है, करिकुलम के संदर्भ में हमें रेस्पॉन्स चाहिए। तो हमें किसका रेस्पॉन्स चाहिए, है ना? किसका रेस्पॉन्स चाहिए? टीचर का, स्टूडेंट्स का, एडमिनिस्ट्रेटर का। हमें इनका जो है रेस्पॉन्स चाहिए। अब जो है इसमें ये बात आ जाती है कि करिकुलम में हमसे रेस्पॉन्स चाहिए। हम करिकुलम, अब करिकुलम क्या है? करिकुलम क्या है? करिकुलम में उद्देश्य, और उद्देश्य किसके हैं? उद्देश्य किसके? छात्रों के उद्देश्य, शिक्षण पर्यावरण, शिक्षण संस्था के मानदंड, लेन देन प्रक्रिया यानी कि छात्र शिक्षक के अंदर प्रक्रिया, शिक्षक शिक्षक के अंदर शिक्षक पाठ्यक्रम के अंदर प्रक्रिया, छात्र शिक्षा पर्यावरण के अंदर प्रक्रिया, है ना। इफेक्ट ऑफ करिकुलम किस पे? छात्रों पर क्या है, अध्यापक पर क्या है, और जो है समाज पर क्या है। तात्कालिक जो है, एकदम तात्कालिक जो परिणाम है और लंबी अवधि के परिणाम, ये किस तरीके से प्रभाव पड़ता है किसका? करिकुलम इवेल्युएशन का। इन सब पर प्रभाव पड़ता है। तो ये चीजें आ गई आपकी करिकुलम में कि हमारे करिकुलम उद्देश्य क्या हैं, हमारे लेन देन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, और परिणाम क्या हैं। तो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने यहाँ लिखी है। 3 स्टेप्स ऑफ डाटा। हमें कहाँ से डाटा लेना है, किस तरीके से डाटा लेना है? जब हमें रेस्पॉन्स, हमें किस तरीके से लेना है? इस रेस्पॉन्सिव मॉडल ऑफ स्टेक का है ना, तो हमें किस तरीके से रेस्पॉन्स लेना है? हमें 3 स्टेप्स ऑफ डाटा इकट्ठे करने हैं। 3 सेट्स हैं इसके। पहला है एंटीसीडेंट, दूसरा है ट्रांजैक्शन, तीसरा है आउटकम। ठीक है। एंटीसीडेंट का मतलब है पूर्ववर्ती, ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन, और आउटकम का मतलब है परिणाम। और जो है लेन देन क्या है? लेन देन क्या है? लेन देन सबसे पहले तो यह है कि एंटीसीडेंट क्या है। एंटीसीडेंट में 3 शब्द जो है सबसे अलग शब्द है। जितने भी मॉडल्स हैं सबके मॉडल अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग वो डाटा कलेक्शन करने की विधियाँ होती हैं, इनकी बिल्कुल अलग है तीनों से। एंटीसीडेंट और जो है एंटीसीडेंट, ट्रांजैक्शन और आउटपुट। तो इनका इसमें है छात्रों के उद्देश्य, शिक्षा, इसमें क्या आ गया? छात्रों के इसमें क्या आ गया? इसमें एंटीसीडेंट में छात्र पूर्ववर्ती उद्देश्य, पूर्ववर्ती होता है इसका नाम। एंटीसीडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या क्या चीज है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या है? छात्रों के उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स, वो पूर्ववर्ती। शिक्षण पर्यावरण, हम शिक्षण पर्यावरण का ध्यान रखेंगे जब हम इवोल्यूशन, करिकुलम इवोल्यूशन करेंगे स्टेक का। शिक्षण संस्था के मानदंड, जिस शिक्षण संस्था में करिकुलम चलाया जा रहा है उसके क्या मानदंड है, उनको भी ध्यान में रखना होगा। अब आ जाए ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में क्या है? ट्रांजैक्शन के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस किस के बीच में हो रही है? छात्र शिक्षक के बीच में हो रही है, छात्र पाठ्यक्रम के बीच में हो रही है, छात्र शिक्षा पर्यावरण के बीच में हो रही है। ठीक है, तीनों के बीच में हो रही है ना। तो इस तरीके से जो है ये ट्रांजैक्शन है। अब आउटकम क्या है? आउटकम है कि इफेक्ट ऑफ करिकुलम, उस जो हम जो पाठ्यक्रम साथ हम इवोल्यूशन कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उस करिकुलम का इफेक्ट क्या। 3 जगह देखे ना हमने, 3 चीजें देखी इसमें। एंटीसीडेंट देखा, ट्रांजैक्शन देखा, आउटकम। आउटकम क्या है कि इफेक्ट, करिकुलम इवोल्यूशन हम कर रहे हैं उसका अच्छा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, है ना। उस सुधार के लिए तो इवोल्यूशन कर रहे हैं कि उसमें कुछ सुधार हो या उसमें कुछ कमियां हो, उनको हम सुधार लें, इसीलिए तो इवोल्यूशन करते हैं। तो जो है किस पर देखेंगे? अध्यापकों पर, इफेक्ट ऑफ करिकुलम, छात्रों पर, प्रशासकों पर, समाज पर, तात्कालिक परिणाम, लंबी अवधि परिणाम। तात्कालिक परिणाम कि जब जो परिणाम हम इवोल्यूशन करने के तुरंत बाद हमें मिले, और जो परिणाम कुछ दिनों के बाद मिलेंगे, क्योंकि हर क्रिया को करने में टाइम लगता है। मान लीजिए कोई क्रिया हमने करी, उसकी प्रतिक्रिया करने में टाइम लगता है, समय लगता है। क्यों? लंबी अवधि के परिणाम भविष्य में बहुत अच्छा होगा, और जो तुरंत बाद जब हम परिणाम मिले वो छोटी अवधि के परिणाम, कि आज ही क्या मतलब जो हमने करा तुरंत हमें मिल गया कि ये उसके सुधार आ गए। ठीक है। इवोल्यूशन किसी चीज़ के लिए, कुछ जानने के लिए, आउटकम जानने के लिए तो हम इवोल्यूशन करते हैं, कुछ आउटकम जानने के लिए। और आउटकम ये चाहते हैं, हर कोई ये चाहता है कि हमारा जो आउटकम निकले वो अच्छा हो,
ये तो कोई नहीं चाहता कि हमारा आउटकम, हमने जो इंटेंडिंग आउटकम है उससे अलग हो हमारे, है ना। हम ये चाहते हैं कि आउटकम हमारे जो हमने इंटेंड किए हैं वही हो, लेकिन एक्चुअल आउटकम में और इंटेंडिंग आउटकम में फ़र्क होता है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, इतना तो मैंने पढ़ा दिया आपको। और जैसे जैसे ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं, अब देखिए जो है इंटेंडिंग, अब ये है जो एंटीसीडेंट जो था, है ना, एंड ये जो है ये जो है एंटीसीडेंट जो है ना, एंटीसीडेंट है। अब इसको क्या कैसे बोलते हैं, एंटीसीडेंट को, ये एंटीसीडेंट है, इसको कैसे बोलेंगे, जैसे एक तरह एंटीसीडेंट जैसे इंटेंडेड, ये इंटेंडेड हो गया एंटीसीडेंट, और एक हो गया ऑब्जर्व्ड एंटीसीडेंट। फिर आ जाते हैं, है ना, एंटीसीडेंट का हो गया ना। अब आ जाते हैं इंटेंडेड, ये हमारा इंटेंडेड है ट्रांजैक्शन, ये है हमारा ऑब्जर्व्ड ट्रांजैक्शन, यानी कि जो हमने किया और जो हमने देखा, यानी कि जो हमने इंटेंड किया था और जो एक्चुअल में हमारे सामने है वो इंटेंशन। और तीसरा है इंटेंडेड आउटकम, तो इसका क्या है, ऑब्जर्व्ड आउटकम, ठीक है, ये हो गया ऑब्जर्व्ड आउटकम्स, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो है इंटरेक्शन, एक है रिकर्सिव, दो चीजें हैं इसमें, जान लेते हैं। अब ये मैंने आपको समझा दिया है, थोड़ा सा इसका 2-3 लाइन इसका क्रक्स जान लेते हैं क्या है। पाठ्यचर्या विकास और मूल्यांकन के संदर्भ में यह मॉडल अन्य मॉडलों की तुलना में थोड़ा वृहद है ना, क्योंकि तीनों चीजों का इसमें मिश्रण है ना, तीनों चीजों का, इंटीसेंडेंट, ट्रांजैक्शन और आउटकम्स, ठीक है, तीनों चीजों पर इन्होंने ध्यान दिया है। क्योंकि स्टैक का मॉडल पूर्ववर्ती अवस्था के साथ मध्यवर्ती और अंतिम अवस्था अर्थात तीनों अवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, तीनों ही अवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करता है ये मॉडल, है ना। ये मॉडल जो है टाइलर की बात उद्देश्य केंद्रित नहीं है, बल्कि ये तीनों ही चीजों पर कार्य करता है, ठीक है, ये प्रक्रिया केंद्रित है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, अब 2-4 लाइनें और पढ़ लेते हैं इसमें। ये जब मॉडल बना था, कब बना था, 1969 में बना था, मॉडल कब बना था, 1969 में बना था। और जो है इसको काउंटिनेंस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। स्टेक रिकमेंडेंस एंड इंटरेक्टिव एंड रिकर्सिव इवैल्यूएशन प्रोसेस दैट कवर दीज स्टेप्स। ये कहते हैं, मतलब ये कहते हैं, इनका मानना ये है कि जो ये इंटरेक्टिव, एक तो ये इंटरेक्टिव है क्योंकि रेस्पॉन्स जान रहे हैं ना, तो हम हर टीचर से हमारी जो है आपस में लेन देन बातचीत चल रही है, मतलब टीचर हम डाटा ले रहे हैं, बातचीत के मतलब डाटा उनसे ले रहे हैं, टीचर से, स्टूडेंट से, एडमिनिस्ट्रेटर से, तो ये इंटरेक्टिव हो गया। और जो रिकर्सिव, पुनरावर्ती, मतलब अगर हमें लग रहा है कि ये थोड़ा अलग है, ये हमारी जो हमने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव बनाए थे कि ये छात्र को ये कहना चाहिए या छात्र को इस करिकुलम के बारे में ये बताना चाहिए, लेकिन वो नहीं बता रहा है, तो हम उनको फीडबैक देते हैं, ठीक है, रिकर्सिव फीडबैक इवैल्यूएशन करते हैं ना। तो प्रोसेस दैट कवर द स्टेप्स, तो ये जो प्रोसेस है, क्या है ये प्रोसेस, ये जो है इंटरेक्टिव है और कौन से है, रिकर्सिव है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, इनका कुछ स्टेप्स हैं, इसके जान लेते हैं। द इवैल्यूएटर मीट्स with staff and stakeholders to give a sense of their perspective regarding the evaluation। हम जब उनसे मिलते हैं तो ये जानने के लिए मिलते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या परिदृश्य है आपका इसके बारे में, इवैल्यूएशन करिकुलम के बारे में है, किसके बारे में, जो हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं करिकुलम का, इवैल्यूएशन किसके बारे में करें, करिकुलम के। तो इस करिकुलम इवैल्यूएशन के बारे में आपका क्या राय है, ये जानना। दूसरा जो है स्टेप ये है कि द इवैल्यूएटर डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट। जिस करिकुलम का इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं वो उस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, यानी कि लिमिटेशन क्या है, कितना दायरा है हम इसको इवैल्यूएशन कर रहे हैं, कितना, मतलब किन किन चीज़ों को हम ले रहे हैं, किन किन उद्देश्यों को हम ले रहे हैं, किन किन प्रक्रिया
मतलब नहीं, किन किन शिक्षा पर्यावरण को ले रहे हैं, किन किन जो है वो उनको ले रहे हैं, मतलब लिमिटेशन क्या है जो शिक्षा के हम उद्देश्य ले रहे हैं या प्रक्रिया ले रहे हैं, है ना, या आउटकम को जानना चाह रहे हैं, तो कितना हमारे पास स्कोप है, कहाँ तक। हम अनलिमिटेड तो नहीं कर सकते ना, हमें लिमिटेड तो जाननी होगी। इवोल्यूशन करिकुलम इवोल्यूशन करने से पहले हमें लिमिटेशन जाननी होगी ना उसकी। तो द नेक्स्ट है द इवेल्युएटर डिस्कवर्ड द रियल पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द कंसर्न दैट वेरियस ऑडियंस है अबाउट इट। प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, पर्पस क्या है, प्रोजेक्ट का पर्पस हमारा उद्देश्य है कि करिकुलम को सुधारना, या हमारा उद्देश्य है करिकुलम में कुछ इंक्लूड करना, या हमारा उद्देश्य है कि करिकुलम को ईजी बनाना, लैंग्वेज में ईजी बनाना, या करिकुलम का हमारा स्टेप है छोटा करना, या हमारा उद्देश्य है करिकुलम को बड़ा करना, या छात्रों के अनुरूप करना, या शिक्षकों को अच्छा शिक्षकों के, मतलब हमारा क्या इंटेंट है, हमारा उद्देश्य क्या है उस चीज़ को, है ना। तो हम उनकी जो है वो कंसर्न लेंगे अबाउट इट द प्रोसेस ऑफ इवेल, जब हम इवेल्यूशन करेंगे इसमें, ठीक है। फोर्थ है द इवेल्युएटर आइडेंटिफाई द इशू अबाउट विच द इवेल्यूशन वाज कंसर्न। जो मैंने अभी बताया कि किस इशू, मैंने पहले बता दिया, कहने का तात्पर्य है कि किस इशू, प्रॉब्लम क्या है, करिकुलम इवेल्यूशन कर रहे हैं हम, कभी किसी चीज़ का इवेल्यूशन करते हैं तो हम जानना चाहते हैं ना, उसके अंदर कुछ जो भी कुछ उसके अंदर हम जानना चाहते हैं, तभी तो इवेल्यूशन करते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ सही चल रही है, उसमें इवोल्यूशन करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ हमें दिखाई देता है कि हाँ इसमें इवोल्यूशन करने की आवश्यकता है, कुछ कारणों से हमें पता लगता है कि इसी में इवोल्यूशन करने की आवश्यकता है, तो हम इवोल्यूशन करते हैं, तो है ना। तो हमें इश्यू और प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, है ना। और फॉर विच इश्यू एंड प्रॉब्लम द इवोल्यूटर डेवलप्स एंड इवोल्यूशन डिजाइन लिस्टिंग द, तो फिर हम कुछ जो है क्या बनाते हैं, उनको जो है जो डाटा हमें चाहिए उनकी एक लिस्ट बनाते हैं कि इतना डाटा हमें इस करिकुलम का इवोल्यूशन करने के लिए चाहिए, हमें एक जो है डाटा की लिस्ट बनाते हैं, पूरे डाटा की लिस्ट बनाते हैं। फिफ्थ में है द इवोल्यूटर सिलेक्ट्स द मीन एंड नीडेड टू एक्वायर द डाटा रिजल्ट। अब हमें क्या चाहिए, हमें टूल्स भी चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें टूल्स भी चाहिए, अब हमको टूल्स चाहिए, उन डाटा को कलेक्ट करने के टूल्स चाहिए, वो टूल्स इकट्ठा करेंगे। फिर जो है द इवोल्यूटर इम्प्लीमेंट द डाटा, और फिर जो है इवोल्यूटर इम्प्लीमेंट द डाटा, डाटा को इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। और कलेक्शन प्रोसीजर्स द इवोल्यूटर इम्प्लीमेंट द डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स द इवोल्यूटर ऑर्गेनाइज, और फिर क्या करेंगे, जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो जो इम्प्लीमेंट के बाद जो आउटकम्स आएगा उनको हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उनको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज, इवोल्यूट द ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन वीडियो टेप्स, आर्टिफिशिएट केस स्टडी, और मतलब जो है आपकी इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए हम उनको प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो कुछ इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी जान लेते हैं, है ना। एडवांटेज तो ये सिस्टमेटिक है, पूरा सिस्टमेटिक है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है ये, मैंने मॉडल पढ़े हैं लेकिन मुझे अच्छा लगा है ये सिस्टमेटिक है, ठीक है। सिस्टमेटिक क्यों है, पहले तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव देखा है, फिर लेन देन, फिर जो है क्या नाम एंटीसीडेंट हो गया, फिर हो गया आप ट्रांजैक्शन, और उसके बाद हो गया आउटकम्स, तो तीनों अवस्थाओं पर उन्होंने जो अपना जो है ध्यान केंद्रित किया है, ठीक है। तो इसके जो एडवांटेज है वे हैं कि जो है ये जो डिसएडवांटेज एडवांटेज तो यही है कि प्रक्रिया केंद्रित है, सिस्टमेटिक है ना। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये पाठ्यचर्या परिणामों को अनदेखा करता है, ठीक है। और एक और इसके अंदर कमी है, वन ऑफ द वीकनेस ऑफ द स्टेक मॉडल इज दैट इट सीम्स टू बी इट्स सस्पेक्टेबल टू मैनिपुलेशन बाय क्लाइंट्स हु इज एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न्स। क्योंकि इनका कहना मतलब है कि हम जब किसी से रेस्पॉन्स लेंगे किसी व्यक्ति से, तो उनका भी टच यानी कि सब्जेक्टिविटी भी उनके अंदर आ जाती है, और जो है उनकी एक फ्रॉम वीकनेस ऑफ वे जो है वीकनेस तो नहीं बताएंगे, वो केवल अच्छी बातें बताएंगे, मतलब वो ये नहीं बताएंगे। करिकुलम में टीचर से पूछेंगे, तो टीचर से पूछेगा कि अबे बच्चों का आर्ट को अच्छा क्यों नहीं आ रहा, मान लीजिए हम इवोल्यूशन कर रहे हैं और हम टीचर से पूछते हैं कि इतने ये करिकुलम पढ़ रहा है बच्चा, तो इसकी ये जो है आपकी क्लास में बच्चे अधिकतर फेल क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, तो कहेंगे कि करिकुलम में वर्क है। वो अपनी तो नहीं बताएंगे कि टीचिंग में भी कोई दिक्कत थी, वे कहेंगे करिकुलम में फर्क है। तो इस तरह से इसमें थोड़ी बायसनेस आ जाती है, सब्जेक्टिविटी भी इसमें आ जाती है, डिसएडवांटेज ये है। एंड सम इवोल्यूशन स्टडीज कंसर्न्ड ओनली ऑन द congruence between intended and observed outcome. If our aim is to continue a good curriculum or revise a poor one, we must be familiar with congruence. And कुछ लोग क्या होते हैं कि खाली congruence यानी कि अनुरूपता पर ही ध्यान देते हैं। congruence अनुरूपता मतलब जो इंटेंडेड है बस वही मिलने चाहिए, जो हमने इंटेंडेड अपने ऑब्जेक्टिव बनाए वे मीट हो गए, चलो ठीक है।
लेकिन सही करिकुलम वो है जिसमें इंटेंडेड और ऑब्जर्व दोनों ही आउटकम्स जो है हमें हमें मिले, हमारे ऑब्जर्व भी और जो है इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है आउटकम वाले जो है इंटेंडेड और जो एक्चुअल हमें सारे वही मिलने चाहिए, इसमें सही वो होता है करिकुलम। ठीक है, तो जो है इनमें दोनों चीज़ होनी चाहिए, इंटीसेंडेंट ट्रांजेक्शन, ये दोनों ही चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए अच्छे कुरिकुलम के। कॉन्ग्रुएंस का मतलब अच्छे कुरिकुलम में ये दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। केवल कॉन्ग्रुएंस पर ही हम ध्यान नहीं दे सकते, कॉन्ग्रुएंस एंड कॉन्टिजेंसी दोनों ही इसके अंदर होने चाहिए। तो ये हो गया आपका स्टेक का रेस्पॉन्सिव मॉडल। अब कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, अब कर लेते हैं हम अपने PYQ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम 80 तक हो गए थे हमारे। करते हैं हम 81 से पढ़ते हैं हम, आपके 90 पूरे हो जाएंगे आज। निम्नलिखित सिद्धांतकारों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रकार्यवादी, विवर्तन सिद्धांतकार, बर्तान लाफी, प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद, मीड, द्वंद्व सिद्धांतकार वेबर, द्वंद्व सिद्धांतकार मार्क्स। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। सिद्धांतकारों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तो आएगा हमारा, कौन सा आएगा सबसे पहले, ये आएगा डी है इसमें आंसर सही। सबसे पहले आएगा ई, यानी कि द्वंद्व सिद्धांतकार मार्क्स सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा प्रकार्यवाद दुर्खीम, उसके बाद आएगा डी द्वंद्व सिद्धांतकार वेबर, और फिर आएगा सी प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद मीड, और फिर आएगा बी विवर्तंत्र सिद्धांतकार बर्तान लाफी। ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है। द्वंद्व सिद्धांतकार मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य दास कैपिटल है। पढ़ते हुए आप आ रहे हैं तो आपने समाजशास्त्र कभी पढ़ा होगा, तो आपको जानना चाहिए जो 1867 में प्रकाशित हुआ था। कार्क्स कोक्स द्वंद्ववादी सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते हैं। अब प्रकार्यवादी दुर्खीम कौन है, दुर्खीम के प्रमुख कार्य सोसाइटी ऑफ सॉलिडेरिटी है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है, जो क्रम से 1893 में 1895 में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तभी तो हमने सबसे पहले कार्ल मार्क्स को लिया है इसमें, क्योंकि 1987 में इनका प्रकाशित हुआ था ये। फिर है द द्वंद्व सिद्धांतकार वेबर के प्रमुख कार्य द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और इकोनॉमिक एंड सोसाइटी है, जो क्रम से 1905 और 1922 में है ना। और जो है प्रतीकात्मक अंतक्रियावादी मीड को प्रतीकात्मक अंतक्रियावादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, मीड को अंतक्रियावादी प्रतीकात्मक। विवर्तंत्र सिद्धांतकार को वर्तमान लाफी वही थोड़ा आपको बहुत अच्छे से इसको करना पड़ेगा। बर्तान लाकी को विवर्तकार सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये जो है इसके सही है, थोड़ी सी मैंने इनके बारे में बता दिया कि ये क्या है। अब सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अधिक्रमित रूप से संचरित कालानुक्रमिक रूप से स्तरीकृत शिक्षा, ये है सूची 1 के एक के साथ मिलान कीजिए। इनके संस्थाओं के नाम हैं और ये जो है इधर इनके नाम है ना। देश और काल से परे अधिगम अनुभव का समूह, देश और काल से परे अधिगम अनुभव का समूह, जीवन पर्यंत प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन के अनुभव से अधिगम करता है। विविध आवश्यकता और अभिरुचियों हेतु स्कूल की सीमाओं से परे शिक्षा, है ना। विविध आवश्यकता और अभिरुचियों हेतु स्कूल की सीमाओं से परे शिक्षा, तो ये कौन सी शिक्षा होगी। अधिक्रमित रूप से संरचित कालानुक्रमिक रूप से स्थिरीकृत शिक्षा कौन सी होती है, कहाँ दी जाती है, बताइए। अधिक्रमित रूप से संरचित कालानुक्रमिक रूप से स्थिरीकृत शिक्षा व्यवस्था कहाँ है, कौन सा सही है इसमें। स्तरीकृत मतलब लेवल के आधार पर
प्राथमिक, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, ये किस में दी जाती हैं? कौन सी शिक्षा होती है? ये औपचारिक शिक्षा होती है ना। तो ये इसका आ जाएगा औपचारिक शिक्षा। देश और काल से परे अधिगम अनुभव का समूह, ये हो जाएगा कौन सा? गैर औपचारिक शिक्षा, कभी भी कहीं भी कैसे भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। जीवन पर्यंत प्रक्रिया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन के अनुभव से अधिगम करता है, ये कौन सी शिक्षा हो जाएगी? कौन सी शिक्षा ये हो जाएगी? ये अनौपचारिक है ना। और विविध आवश्यकताओं, अनुभव, रुचियों, स्कूल की सीमाओं से परे शिक्षा कौन सी हो जाएगी? निर्विद्यालयीकरण, निर्विद्यालयीकरण शिक्षा, ठीक है। आवश्यकताएं और अभिरुचि हेतु स्कूल की सीमाओं से परे जो करेंगे हम, है ना। और जीवन पर्यंत आ जाएगी हमारी अनौपचारिक, जीवन पर्यंत चलती रहती है ना। इसमें जो है निर्विद्यालयीकरण कि जहाँ विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती, हम लोग जैसे मान लो विद्यालय के अलावा जहाँ हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो, ठीक है। अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम डिजाइन पर सी के प्रहलाद के सिद्धांत के प्रभाव की पहचान कीजिए। नमोन्मेषी पाठ्यचर्या तत्वों के माध्यम से मूल्य संवर्धन, पाठ्यचर्या को शैक्षणिक संस्थान के दीर्घावधि लक्ष्यों के साथ संरेखित करना, प्रतिलाभों के अधिकतमकरण के लिए उच्च आय विद्यार्थियों पर फोकस करना, मुख्य क्षमताओं को पाठ्यचर्या विकास में समेकित करना, पाठ्यचर्या के भीतर वंचित विद्यार्थी समूहों की आवश्यकताओं को संबोधित करना। तो अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम डिजाइन पर सी के प्रहलाद के सिद्धांत के प्रभाव की पहचान कीजिए। सी के प्रहलाद की जो है जो अपने अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम डिजाइन पर सी के प्रहलाद के सिद्धांत के कुछ प्रभाव हैं, उनको जानना है हमें। तो उन्होंने बोला है इसके 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन सही हैं। पहला है नवोन्मेषी पाठ्यचर्या तत्वों के माध्यम से मूल्य संवर्धन, दूसरा है पाठ्यचर्या को शैक्षणिक संस्थान के दीर्घावधि लक्ष्यों के साथ संरेखित करना, फिर है डी मुख्य क्षमताओं को पाठ्यचर्या विकास में समेकित करना, फिर है इस पाठ्यचर्या के भीतर वंचित विद्यार्थी समूह की आवश्यकताओं को संबोधित करना। ये इनके 4 जो है सही हैं। ये जो है ये प्रभाव है सिद्धांतों के। या पहला नवोन्मेषी पाठ्यचर्या के माध्यम से मूल्य संवर्धन करना, नवोन्मेषी न्यू नया बनाना, फिर है पाठ्यचर्या को शैक्षणिक संस्थान के दीर्घावधि लक्ष्यों के साथ संरेखित करना, दीर्घावधि जो लक्ष्य होते हैं उनके साथ, फिर है डी मुख्य क्षमताओं को पाठ्यचर्या विकास में समेकित करना, मुख्य क्षमताओं को पाठ्यचर्या विकास में समेकित करना, और फिर है ई है पाठ्यचर्या के भीतर वंचित विद्यार्थी समूह की आवश्यकताओं को संबोधित करना। तो ये जो है 4 ऑप्शन इसमें सही है ना। ये आप अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या डिजाइन का, जहाँ अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या डिजाइन का जो हमारी जो 4th यूनिट है उसका से संबंधित ये क्वेश्चन है, और वहाँ से लिया गया है प्रहलाद जी के जो है वो प्रभाव, सिद्धांत के प्रभाव वहाँ पर है, आप पढ़ लेना और अच्छी तरीके से। 84 क्वेश्चन है, फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण की 10वीं श्रेणी निम्न से संबंधित है। शिक्षक वार्ता, शिष्य वार्ता, शिक्षक के विचारों को स्वीकार करना, शांति या विराम या विभ्रम। फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण की 10वीं श्रेणी कौन सी है? शांति होते ना, साइलेंस है ना उसमें, साइलेंस। तो शांति या विराम या विभ्रम इसे आ जाएगा इसमें। आंसर सही है 85। निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है? एक व्यक्ति का समग्र विकास, व्यक्तिगत आवश्यकताओं भिन्नताओं की पहचान, व्यक्तिगत भिन्नताओं का संज्ञान, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की स्वीकार्यता। निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? में से कौन सा मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है? एक व्यक्ति का समग्र विकास नहीं है ना। स्कूल हमारी शिक्षा का उद्देश्य है ना एक व्यक्ति का समग्र विकास करना। व्यक्तिगत आवश्यकता और भिन्नताओं की पहचान करना, ये भी नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का असंज्ञान, व्यक्तिगत भिन्नताओं का असंज्ञान मार्गदर्शन के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है ना। व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के बाद ही तो गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें जो सही आंसर है वो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का असंज्ञान, ठीक है। उसको ज्ञान ना होना व्यक्ति भिन्नताओं का, यही जो है सिद्धांत नहीं है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। क्लासिकल अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, खोज अधिगम, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम। तो क्लासिकल अनुबंधन में क्या आ जाएगा? क्लासिकल अनुबंधन में क्या आएगा? कौन सा आंसर सही है इसमें? इसमें आ जाएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले अनुक्रिया होती है तत्पश्चात पुनर्बलन होता है। बताइए किसका है ये? पहले अनुक्रिया होती है तत्पश्चात पुनर्बलन होता है। बोलिए किसका है ये? हैं? बोलिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन है ना ये स्किनर का, ठीक है। अब जो है क्लासिकल अनुबंधन क्या होता है? उद्दीपक देखो कहाँ है? अनुक्रिया को प्राप्त करने के क्रम में उद्दीपक को उपस्थित किया जाता है। बिल्कुल सही है ना।
इसका ये हो गया आंसर सही, 2 का तो हो गया। अब खोज अधिगम। कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में कुछ भी सीख सकता है बशर्ते उसे इस प्रकार कहा या व्यक्त किया जाए कि वे समझ सकें। हैं? तो कौन सा हो जाएगा? खोज अधिगम में आ जाएगा ये। और अर्थपूर्ण में आ जाएगा जब अधिगमकर्ता को नई सामग्री में कठिनाई होती है तो ठोस स्थिरों के पास जाओ, तो होगा अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम। ये इसका हो गया। चारों को आप ऑप्शन सही हो गए, तो ऑप्शन डी इसमें सही है ना। 87 निम्नलिखित में से कौन से ग्राउंडेड थ्योरी के संदर्भ में सत्य है? ग्राउंडेड थ्योरी मैंने एक यूनिट भी आपको करा रखी है, ग्राउंडेड थ्योरी वाली है, जो रिसर्च में जब करा रही थी, रिसर्च में जब वीडियो बनाए थे मैंने, तो मैंने उसमें आपको कराई थी ग्राउंडेड थ्योरी। ये है चयनात्मक कूट संकेतन अमूर्तता के उच्चतर स्तर पर अक्षय कूट संकेतन को निरंतर रखता है ना। ग्राउंडेड थ्योरी का कौन सा सही है? ये ग्राउंडेड थ्योरी में कौन सा सही होना चाहिए? इसका उत्तर है अक्षय कूट संकेतन उपवर्गों को एक वर्ग से संबंधित करने की प्रक्रिया है। फिर ऐसे मामलों का सतत तुलनात्मक विश्लेषण सम्मिलित है। सैद्धांतिक संतृप्ति से निर्धारित किया जाता है ना। और जो है चयनात्मक कूट संकेतन अमूर्तता के उच्चतर स्तर पर अक्षय कूट संकेतन को निरंतर रखता है ना। ये इसका सही आंसर है आपका बी। 88 निम्नलिखित में से कौन सा अद्यतन DMI सक्सेस मॉडल के अंतर्गत नहीं आता है? सूचना की गुणवत्ता, प्रणाली की गुणवत्ता, कुल लाभ, संगठनात्मक प्रभाव। तो इसका जो आंसर है वो है संगठनात्मक प्रभाव, है ना। इसके अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि DMI सक्सेस मॉडल 2003 के अंतर्गत नहीं आता है संगठनात्मक प्रभाव। 89 निम्नलिखित में से कौन सी नॉल्स के एंड्रोगोजी के सिद्धांत की पूर्वधारणा है? अधिगम की तत्परता, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, आत्मसंपर्त्य, अनिवार्य मार्गदर्शन। तो कौन सा सही है इसमें? इसमें है A, B और C तीनों सही हैं। अधिगम की तत्परता, नॉल्स के एंड्रोगोजी के सिद्धांत। एंड्रोगोजी 6th यूनिट है हमारी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट, है ना। पेडोगोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है स्टूडेंट्स। इतना मैंने आपको बता दिया, तो आप ढूंढना उसमें और इस क्वेश्चन को सोल्व जरूर करना। नॉल्स के एंड्रोगोजी के सिद्धांत की पूर्व धारणाएं क्या है? अधिगम की तत्परता, ठीक है, क्या है? अधिगम की तत्परता है। फिर उसके बाद आंतरिक रूप से अभिप्रेत होना है, यानी कि हम क्या सीखना चाहते हैं, हमें तत्परता होगी तभी तो हम कुछ सीखेंगे, है ना। जब हम मान लीजिए हमारी 40 साल की एज होगी और हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे अंदर तत्परता होगी तभी तो हम सीखेंगे। फिर आंतरिक रूप से अभिप्रेत, अंदर से अभिप्रेरणा होगी तभी तो हम करेंगे। मान लीजिए मैं आप कुछ करना चाहती हूँ, मान लीजिए मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो मेरे अंदर अभिप्रेरणा हुई, मेरे अंदर अंदर से अभिप्रेरित हुई तभी तो मैं करूँगी डिलीट, है। आत्मसंपर्त्य, अनिवार्य मार्गदर्शन, ठीक है, अनिवार्य मार्गदर्शन भी, और उसमें अनिवार्य मार्गदर्शन, आत्मसंपर्त्य, है ना, सेल्फ कॉन्सेप्ट। 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल प्रोडिक्ट के विषय में सत्य नहीं है? यह व्यक्ति समूह समाज के उन दमनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो स्व आरोपित, ये तो बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति समूह समाज के उन दमनों पर ध्यान केंद्रित किया जो बाह्य बलों के माध्यम से, बिल्कुल सही है। समाज क्रिटिकल थिंकिंग की उत्पत्ति में सक्षम है, क्रिटिकल थिंकिंग की उत्पत्ति में सक्षम, बिल्कुल। फिर के अनुसार क्वेश्चन संवाद के लिए कोई पूर्व आवश्यकता नहीं है, डी गलत है। इसमें से क्वेश्चन कौन सा गलत है? ये कौन सा ऑप्शन गलत है? डी। और मैं जो है आपके 90 क्वेश्चन हो गए, तो मैं आज से शुरू करती हूँ, आपको एक पैराग्राफ दूंगी और आपको उनमें से क्वेश्चन छांटने होंगे। ये पैराग्राफ चलिए फिर से देखते हैं इसको। आज के लिए बस इतना ही। रेस्पेक्टिव और ये भी सीरीज में आप चलाऊंगी, जो क्या नाम, पैराग्राफ को पढ़ा करके आपसे क्वेश्चन आंसर करना, ये भी सीरीज में आपको कराऊंगी। तब तक के ये मैं कराऊंगी, अब जरा उसके लिए मैं सेटल कर रही हूँ, अपने माइंड को सेटल कर रही हूँ और देख रही हूँ किस विधि से आपको कराना अच्छा होगा। ये जो 10 क्वेश्चन पैराग्राफ के 10 क्वेश्चन बच गए, किस तरीके से आपको कराऊँ और किस तरह से आपको ये बताऊँ कि आप कैसे पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक मैं इसको अच्छी तरह से विचार विमर्श करती हूँ, तब तक के लिए अब नेक्स्ट हम कल नया मॉडल
करिकुलम मॉडल ऑफ इवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और यूजीसी नेट की तैयारी पूरे मन से कीजिए। दिसंबर में आपका दिसंबर में या 5 जनवरी दिसंबर के बीच में आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए तैयारी कीजिए, है ना। और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, हालांकि स्मार्ट वर्क भी काम करता है। बाय बाय।